सो यार स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक हम समझने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। मेन प्रॉब्लम सबको मोस्टली यही होती है कि सर फील नहीं आ रहा, हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन को कैसे सॉल्व करें। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं रिलेटिव मोशन। तो आज का जो केस स्टडी है जो हमें रिलेटिव मोशन को समझने में हेल्प करेगा वो है ओवरटेकिंग ऑफ कार्स। आप इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को अकाउंट में नहीं रखते हो जो कि है एक्सेलरेशन। अपने मन में ही आपने एक परसेप्शन बना लिया है कि एक्सेलरेशन दोनों के जीरो है, बट रियल सोचो क्या एक्सेलरेशन जीरो होते हैं? ये एक्सेलरेशन भले से ज्यादा है बट इतनी काफी नहीं थी कि वीक ए को जल्दी रोक पाए, तो हो सकता है इसको ओवरटेक कर देगी। समझ रहे हो इस बात को? सर तो टोटल 16 केस बनेंगे, तो मतलब हमें 16 केस याद रखने पड़ेंगे ये आंसर देने के लिए कि ओवरटेकिंग होगी कि नहीं। यही प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है किसी और की फ्रेम से बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करना। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो यार स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक हम समझने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। अब इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीकों की दिक्कत होती है। मेन प्रॉब्लम सबको मोस्टली यही होती है कि सर फील नहीं आ रहा, हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि रिलेटिव मोशन को कैसे सॉल्व करें। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं रिलेटिव मोशन, क्या जरूरत है रिलेटिव मोशन को, जबकि हम बिना रिलेटिव मोशन के भी तो सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां कुछ एक ऐसा ही केस आपको मैं बताऊंगा, एक बहुत बेहतरीन केस स्टडी की हेल्प से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि रिलेटिव मोशन क्यों आपकी मदद करता है, क्यों आपको रिलेटिव मोशन समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज यहां ये रहेगी कि हम रिलेटिव मोशन को फील भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट लगाने कैसे हैं और उसमें जाने के लिए या उस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए कुछ मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं, वो क्या है। तो आज का जो केस स्टडी है जो हमें रिलेटिव मोशन को समझने में हेल्प करेगा वो है ओवरटेकिंग ऑफ कार्स। अब ओवरटेकिंग ऑफ कार्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एक कार दूसरी कार को कब ओवरटेक करेगी, कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और नॉर्मली क्या कंडीशंस होनी चाहिए ओवरटेकिंग की, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को नॉर्मली बड़ा सिंपल सा ये केस लग रहा होगा कि सर वेलोसिटी बढ़ा दो ओवरटेक कर जाओगे, बट केस उतना सिंपल और क्लियर है नहीं। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है और उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आप पहले तो समझते हैं कि केस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। तो अगर मैं नॉर्मली, आप लोग एकदम नॉर्मल सोचो, एकदम लेमैन की तरीके से कि आपको रिलेटिव मोशन नहीं पता, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यार ओवरटेकिंग की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो आपका एक सिंपल आंसर होना चाहिए कि सर अगर दो कार हैं, अगर मान लेते हैं हमारी एक कार ए है और एक कार बी है, राइट। अब इस कार ए को इसे ओवरटेक करना है, तो आप सिंपल सी चीज बोलोगे सर इसकी जो वेलोसिटी वीए होनी चाहिए वो इसकी वेलोसिटी वीबी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो कुछ समय के बाद जाके ये बी को पीछे छोड़ देगा और ये आगे चला जाएगा और आपकी ओवरटेकिंग की कंडीशन पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने, एकदम सही बोला। और अगर मैं इसी में एक और केस ले लूं कि जो VA की वेलोसिटी है वो VA की जो वेलोसिटी है वो VB से कम हो जाए, ठीक है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी VB है वो असल में ज्यादा हो जाए, तो आप थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे, इनके बीच की दूरी और बढ़ गई है और A ओवरटेक करना तो छोड़ो, B से काफी ज्यादा पीछे जा चुका है। समझ रहे हो बात को? और इसका सोल रीजन, एकमात्र रीजन यही है कि जो VA की वेलोसिटी है वो VB से काफी कम है। मान लो ये 10 था, ये 5 था, तो ये अभी इस सिचुएशन में तो इसे ओवरटेक तो करेगा नहीं, साथ ही साथ आगे जाके भी काफी दूर चला जाएगा। तो सिंपल सा केस है सर ये कि ओवरटेक करने के लिए VA की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यहां पे ओवरटेकिंग हो जाएगा, यहां पे ओवरटेकिंग हो जाएगा और यहां पे ओवरटेकिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही, एकदम सही समझे हो आप। बट आप इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को अकाउंट में नहीं रखते हो जो कि है एक्सेलरेशन। आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझने से पहले कि ओवरटेकिंग होगी कि नहीं, आप अपने मन में ही आपने एक परसेप्शन बना लिया है कि एक्सेलरेशन दोनों के जीरो है, बट रियल सोचो क्या एक्सेलरेशन जीरो होते हैं? यार कार के अंदर भी एक एक्सेलरेटर होता है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन जीरो होने का तो सवाल होता ही नहीं। मान लो दो ड्राइवर्स हैं और वही सिनेरियो है कि आप रेस में हो और ऑब्वियसली रेस में तो सबको आगे जाना रहता है, तो ए को इसे ओवरटेक करना है और बी जो आगे चल रहा है उसको रोकना है।
तो क्या लगता है आपको, ये एक्सेलरेट करेगा तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये अपनी स्पीड बढ़ा के इससे ज्यादा ले आएगा तो क्या ये रुक जाएगा? तो केस बस उतना ही नहीं है कि इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज होती हैं। तो वही कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होने के लिए हम एक काम करते हैं, आपने केस वन ले लिया, इस केस वन को एक सेक्शन मान लेता हूं जिसमें वीए की वेलोसिटी वीबी से ज्यादा है। ये चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और इस पर्टिकुलर केस को जरा एनालाइज करते हैं एक्सेलरेशन का एक फ्लेवर डाल के। तो देखो, सबसे पहला केस जो यहां पे ये आता है कि वीए की वेलोसिटी वीबी से ज्यादा है। मान लेते हैं सर, जो आपने बोला था कि ए जो है वो तेज चल रहा है बी से, ए जो है वो तेज चल रहा है बी से, उसकी अभी की जो वेलोसिटी है वो वीबी से काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन ए का है पॉजिटिव, बोल दिया दोनों के एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, मतलब इसका एक एक्सेलरेशन है ए और इसका एक एक्सेलरेशन है ए बी। अब इसका एक्सेलरेशन भी इससे ज्यादा है, तो ये ऑलरेडी 60 पे चल रहा था, ये 80 पे चल रहा था, इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, इस बेचारे को मात्र 5 दिया, तो इसकी वेलोसिटी भी इससे ज्यादा, ये एक्सेलरेट भी ज्यादा करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, इसको जल्दी ओवरटेक करेगा। तो सर इसमें तो केस सिंपल सा यही आएगा कि कुछ समय के बाद बी कार जो है वो पीछे छूट जाएगी और ए कार इसको ओवरटेक कर लेगी। तो क्या यहां पे ओवरटेकिंग होगी? जी हां, यहां पे ओवरटेकिंग होगी, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो ओवरटेकिंग होगी। ओके रुको, बस यही केस थोड़ी पॉसिबल है, और भी पॉसिबल हो सकते हैं। अगला केस क्या होगा सर? अगले केस में एक काम करते हैं, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं। सेम केस रहते हैं कि वीए की वैल्यू वीबी से ज्यादा है, एक्सेलरेशन ए पे जो लग रहा है वो भी इससे ज्यादा है, और दोनों नेगेटिव है। क्या ये केस वाकई पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। मान लो ए और बी ने दोनों रेस चला रहे थे और सामने बहुत सारे बच्चे या गाय, नॉर्मली इंडियन सड़कों पे तो ये होता ही है कि गाय या कोई भी जानवर सामने आ जाता है, तो दोनों ने ब्रेक लगाया। अब दोनों ने ब्रेक लगाया तो दोनों की एक्सेलरेशन कहां हो गई? सर वीए तो आगे था, वीबी भी आगे था, और एक्सेलरेशन अब ए पे इधर लग गया और बी पे इधर लग गया, ठीक है भाई। इसके मान लेते हैं एमआरएफ के टायर है, इस बेचारे के सीएट के टायर है, तो एमआरएफ के टायर है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग इस पे लगी, यानी इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया। अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या ये इसको ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो यहां पे देखो यार, दो सिनेरियो बन सकते हैं। यहां पे एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये बी यहां से यहां तक जाए और ए यहां से यहां तक पहुंचे, मतलब ओवरटेक कर ना पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ए बी को ओवरटेक कर दे और फिर वापस पीछे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लग रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। वो हो सकता है वीए को कुछ समय के बाद रोक के जीरो कर दे और फिर पलट के पीछे के डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दे, और इससे ओवरटेक करने के बाद अब पीछे हो जाए। तो यहां दो सिनेरियो बन सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि ओवरटेक हो भी सकती है, और दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि ओवरटेकिंग नहीं भी हो सकती। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई तुम्हें? यहां पे दो केसेस पॉसिबल हैं, इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। एक केस में ओवरटेकिंग हो भी सकती है और एक सिनेरियो में ओवरटेकिंग नहीं भी हो सकती, कि बी तक पहुंचने से पहले ही ए रुक जाए और बी थोड़ा आगे रुके तो ओवरटेकिंग नहीं हुई। दूसरे सिनेरियो में ये एक्सेलरेशन भले इससे ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन भले इससे ज्यादा है, बट इतनी काफी नहीं थी कि वी ए को जल्दी रोक पाए, तो हो सकता है इसको ओवरटेक कर देगी। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पे दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। तो ये केस पूछेंगे तो सर ओवरटेकिंग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। क्या बात है, मतलब यहां पे तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। पहला तो बड़ा सिंपल था, ओवरटेकिंग होगी, इसमें तो दो केसेस आ गए। आओ केस फर्स्ट के ही थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जहां पे वापस VA ग्रेटर देन VB, जैसा मैंने बताया। तो पहला सेक्शन ये तो रहेगा ही, AA की वैल्यू AB से ज्यादा ही है, और यहां पे AA को पॉजिटिव ले लिया, AB को नेगेटिव ले लिया। सुनो इस चीज को, क्या है तो देखो यार, B तो एज इट इज रही, A ये रहा, ठीक है, VA इधर ही है, VA इधर ही है, सॉरी ये VB है, ये क्या है, ये VB है, ये मेरा VB है, और ये क्या था, VA था। ये मेरा VA हो गया और ये मेरा VB हो गया। अब इस पे एक्सेलरेशन कहां है भाई? इस पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी आगे की तरफ। B पे एक्सेलरेशन कहां है? पीछे की तरफ। AB पे एक्सेलरेशन कहां है? पीछे की तरफ। तो
क्या इस केस में ओवरटेकिंग हो पाएगी? डेफिनेटली हो पाएगी। इसकी स्पीड ऑलरेडी इससे ज्यादा, ये 80 था, ये 60 था। साथ ही साथ इसको डिसेलरेट भी कर रहे हो, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगा रहे हो, तो 60 से 50, 30, 20, 10 ऐसा होता जाएगा। और ये 80 से 100, 120, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और एक टाइम के बाद इसको डेफिनेटली ओवरटेक करेगा। तो इस सिनेरियो में तो ओवरटेकिंग होगी, इस सिनेरियो में तो ओवरटेकिंग होगी, मात्र यही केस बनता है। अच्छा, इसका एक चौथा केस भी है। चौथा केस क्या है कि जब ए को तुमने नेगेटिव ले लिया और ए बी को पॉजिटिव लिया, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ? बी ये हो गया, ए ये हो गया, वी ए इधर है, वी बी इधर है। ए बी कहां लग रहा है? ए बी सर आगे की तरफ लग रहा है, और ए कहां लग रहा है? ए पीछे की तरफ लग रहा है। अब यहां क्या होगा? तो यहां पे भी दो सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो ये बन सकता है कि ये इतना सक्षम है कि ये वीए को इस तक पहुंचने से पहले ही रोक दे, या और धीमे धीमे कर दे, इस वीबी से और धीमा कर दे। तो धीमा कर देगा तो अल्टीमेटली ये इसको कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा। या फिर ये इससे ज्यादा था, ऑलरेडी इससे ज्यादा था, इसलिए केस बन सकता है। या फिर इससे ज्यादा होने के बावजूद ये इतना सक्षम नहीं है कि वीए को इतना कम कर पाए। मान लो वीए चल रही तुम्हारी 150 kmph और ये बेचारा 30 kmph, तो जितने 1 सेकंड या 2 सेकंड में वो कम भी करेगा, उतनी देर में इसको ओवरटेक कर जाएगी। तो यहां पे भी दो केसेस पॉसिबल हैं। एक केस ये पॉसिबल है जब ओवरटेकिंग हो सकती है, एक केस ये पॉसिबल है जब ओवरटेकिंग नहीं हो सकती। ओ माय गॉड, अभी हमने मात्र इस सेक्शन का वो वाला भाग देखा है जब ए इज ग्रेटर देन ए बी। अब सीन क्या आएगा? अब केस यह आएगा कि ए की वैल्यू ए बी से कम भी होगी। अच्छा, तो ऐसे और 4 केस बनेंगे। फिर उसके बाद एक और सीन क्या आएगा कि भाई अभी तक तो वेलोसिटी ए की बी से ज्यादा मानी है, ये भी तो हो सकता है वेलोसिटी ए की बी से कम हो जाए। उसमें भी ये 4 बनेंगे और ये 4 बनेंगे। मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो टोटल कितने केस बनेंगे। तो तुम्हारे सामने एक एनालिसिस दिया हुआ है, ये देखो। ये वो केस है जब वेलोसिटी ऑफ ए तुमने बी से ज्यादा मानी है, और यहां पे 4 केस बने एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन एक्सेलरेशन बी, 4 केस बने एक्सेलरेशन ए इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, जिसमें दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के, ये 8 केस बने। यहां पे वापस 8 केस कब बने? जब वेलोसिटी ऑफ ए तुमने मान ली वेलोसिटी ऑफ बी से छोटी है। यहां पे भी 4 केस ये बने, 4 केस ये बने। सर तो टोटल 16 केस बनेंगे, तो मतलब हमें 16 केस याद रखने पड़ेंगे ये आंसर देने के लिए कि ओवरटेकिंग होगी कि नहीं। नहीं, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि तुम 16 के 16 केस कैसे याद रखोगे। सिचुएशन जब ओवरटेकिंग की आएगी, मान लो तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम बाइसिकल कार बाइक जो भी चलाते हो, जब ओवरटेकिंग की बात आती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1, 2, 5 या 10 सेकेंड में काम हो जाता है। गलत ओवरटेक की वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, और सही ओवरटेकिंग की तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हम ये 16 के 16 केस तो नहीं याद रख सकते, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार 16 केस थोड़ी कोई याद रखेगा। आपको यहां पे एक स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी का नाम ही है रिलेटिव मोशन। अब तुम समझे रिलेटिव मोशन की अहमियत कितनी है, रिलेटिव मोशन कितना काम की चीज है। रिलेटिव मोशन को यूज करके ये 16 के 16 केस तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मात्र एक सिनेरियो याद रखना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन कैसे यूज करते। तो इतने जो एक्सीडेंट होते हैं, क्या यही रीजन है कि इतने सारे केसेस याद नहीं रख पाते? हो सकता है, या ये भी हो सकता है उन्होंने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा। तो हम इन सारे केसेस को तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन हम रिलेटिव मोशन को जरूर याद रखेंगे, ताकि ऐसा सिनेरियो हमारे साथ ना हो, है ना। अब रिलेटिव मोशन का थीम क्या है और वो कैसे हमारी मदद कर सकता है? तो देखो, रिलेटिव मोशन का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है किसी और की फ्रेम से बैठकर चीजों को ऑब्जर्व करना। जैसे कि ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप देख सकते हो, आप इस कार को देख रहे हो जो कि उस दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है। अब आपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहां बैठा रखा है? इस कार की फ्रेम में। आप इसको ग्राउंड से नहीं देख रहे हो, आप इस कार की फ्रेम से देख रहे हो कि वो वाली कार को मैं ओवरटेक कर पाऊंगा कि नहीं। और आप जिस फ्रेम में भी बैठते हो, आप रेस्ट पे आ जाते हो। आप देखो ये बैकग्राउंड, ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, और ध्यान से बस उस कार पे फोकस करो, तो आप देखोगे वो कार आपकी तरफ आती हुई चली जा रही है। और अगर वो कार आपकी तरफ आएगी और आप तक पहुंच गई, तो यानी ओवरटेकिंग का सिनेरियो बन जाता है। यही मेन क्वेश्चन है, यही मेन तरीका है रिलेटिव मोशन को यूज करने का, कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सर्कमस्टेंस दिया हो, यहां पे कार ए दी हो, यहां पे कार बी दी हो, यहां पे कार ए दी हो, यहां पे कार बी दी हो, इनकी जो भी वेलोसिटी दी हो, वी ए इधर दी हो, वी बी इधर दी हो,
इनकी एक्सेलरेशन इधर दी हो और इसकी भी एक्सेलरेशन इधर दी हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है यार बी ए को ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं, बी ए को ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं, सिंपल सी चीज। तो आप या तो बी में बैठ जाओ या फिर ए में बैठ जाओ, आपको जिसमें बैठना है बैठ जाओ। हम एक काम करते हैं, हम बी में बैठ जाते हैं, हम अपने आप को बी की फ्रेम में बैठा लेते हैं। अब बी की फ्रेम में चाहते क्या हो कि बी ए को ओवरटेक कर ले, तो सिंपल सी चीज करो कि भाई सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालो ए की बी की फ्रेम से, वेलोसिटी निकालो, और इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूं, ठीक है। ये सारी वेलोसिटीज कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी हो गई, और मैं निकालूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि ग्राउंड का फ्रेम इंट्रोड्यूस करने पे क्या हो जाएगी, यूएजी माइनस यूबीजी। ये प्रॉपर वेक्टर के साथ होती है, मतलब जो डायरेक्शन है वो यहां पे लिखना पड़ेगा। तो क्यों यहां पे आप देख सकते हो कि यूएजी जो है वो भी पॉजिटिव है, यूबीजी भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होती वहां नेगेटिव लिखता, तो ये प्लस यूए माइनस यूबी आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये आ गया सर, बिल्कुल। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालो, ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालो। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बीच में ग्राउंड फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव, तो एज इट इज पॉजिटिव रखेंगे। ये भी टुवर्ड्स राइट है पॉजिटिव, तो यहां भी पॉजिटिव रखेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए माइनस ए बी। अब जो आपने केसेस देखे, ये हो सकता उल्टा हो, ये हो सकता उल्टा हो, बस वो साइन रख देना नेगेटिव, उसके आगे काम बन जाएगा। अब चाहते क्या हो कि ये इसको ओवरटेक कर ले, आप क्या चाहते हो, ये कुछ समय के बाद इसको ओवरटेक कर ले। तो सिंपल सी चीज ये है कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो कवर हो जानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, वो कवर हो जानी चाहिए, और वो कवर हो जानी चाहिए। तो कवर करने के बाद आप क्या करना चाहते हो, मैं बस ये चाहता हूं भाई इसको ओवरटेक करे और शांति से बैठ जाए। सो फाइनल वेलोसिटी दोनों की कितनी होनी चाहिए, शून्य के बराबर होनी चाहिए। आप बस यही तो चाहते हो कि ये भी इसको ओवरटेक कर ले, यही आपको जानना है ना, कि इसको ओवरटेक कर ले, और जैसे ही ओवरटेक किया फिर इनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, शून्य। फिर इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, शून्य। तो यहां से ये भी बोल सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो कि वही वीएजी माइनस वीबीजी हो जाएगा, ये तो शून्य के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ओवरटेक करें और उसके बाद फिर रेस्ट पे आ जाए। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 आएगा। ठीक है सर, ओके। अब क्या करना है सर, अब सिंपल सी चीज मुझे ये करनी है कि मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, और मेरे पास एक और चीज है। मैं कब बोलूंगा कि बी ने मुझे ओवरटेक कर लिया, मैं कहां बैठ के देख रहा हूं, मैं बी पे देखा हूं, मैं बी पे देख रहा हूं, तो भाई मैं रेस्ट पे आ गया। मैं बी पे देख रहा हूं तो मैं कहां आ गया, मैं रेस्ट पे आ चुका हूं। और अगर मैं रेस्ट पे आ चुका हूं तो पूरी वेलोसिटी किसके पास है, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है, एक्सेलरेशन इसके पास है, सब इसी के पास है, और मूव कौन करेगा, यही करेगा। मैं तो भाई रेस्ट पे हूं। यही मेन रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है कि आप जिस फ्रेम से बैठ के देखोगे वो रेस्ट में रहेगा। तो ये जो है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी वो रही, इसके पास एक्सेलरेशन वो रही, इसके पास फाइनल वेलोसिटी वो रही, और इतने सब के बाद वो डिस्प्लेस होना चाहिए। और कहां डिस्प्लेस होना चाहिए भाई, वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस होना चाहिए, वो मेरी तरफ आना चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा ओवरटेक हो गया। यहां देख सकते हो आप, ये कार कहां हो रही है, ये मान लो ये वही कार बी है और वो कार है, वो कार ए कहां आ रही है, वो पीछे आ रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, मेरी फ्रेम से पीछे की तरफ हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होना चाहिए माइनस ऑफ डी। माइनस ऑफ डी क्यों, क्योंकि वो पीछे की तरफ हो रहा है। वो कहां हो रहा है, पीछे की तरफ। अब बस क्या करना है, जितने भी पॉइंटर्स आप देख रहे हो उनको इक्वेशन में लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये v a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये भी a विथ रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन भी a विथ रिस्पेक्ट टू b, और डिस्प्लेसमेंट भी a विथ रिस्पेक्ट टू b। सब सेम फ्रेम से लगाना है, सारी की सारी चीजें सेम फ्रेम से। सो फाइनल ये कितना आ गया, ये फाइनल आ गया 0। ये इनिशियल कितना आ गया, वो रहा ua माइनस ub का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई a माइनस ab, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट माइनस d है। ओके, तो क्या यहां से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां से क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कि ua माइनस ub का होल स्क्वायर बेसिकली 2 टाइम्स aa माइनस ab इंटू डी के बराबर अगर होगा तो यहां पे ओवरटेकिंग हो जाएगी। ये कंडीशन अगर मेंटेन्ड होगी तो ओवरटेकिंग हो जाएगी। समझ रहे हो, कोई केस याद नहीं रखना आपको, बस सिंपल
प्रोसेस समझ में आना चाहिए, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। अगर विजुअलाइजेशन है तो आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हो, अगर विजुअलाइजेशन है तो। सो इस पूरे एनालिसिस से आई सपोज आप सभी को बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा कि क्या रिलेटिव मोशन होता है, कैसे रिलेटिव मोशन हमारी हेल्प कर सकता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में, और क्यों हमें रिलेटिव मोशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सो आई सपोज यू हैड अ वंडरफुल टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। We'll meet in the next video with a very new topic in our hand. Till then, thank you and bye-bye.